वहां पर भी सरकार बन जाती अगर ईवीएम का खेल होता। लेकिन ये सच है कि बैलेट पेपर ने वहां के प्रजातंत्र को बचवा दिया। यहां भी बैलेट पेपर होगा तो हमारा प्रजातंत्र बच जाएगा। जिन सिखों को आप ये कहते हैं कि वो खालिस्तानी हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो ब्रिटेन के अंदर 12 चुनकर आए हैं, कनाडा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 18 हैं, और भारत के अंदर जो नंबर 2 की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें सिर्फ 11 लोग चुनकर आए हुए हैं। 650 वहां की हाउस ऑफ कॉमन जो लोकसभा है उसकी सीट्स हैं। उसमें क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 264 औरतें चुनकर आई हैं? कितनी? 264, 264, और ये लगभग 34% है। हमारी यहां जो है अभी फिलहाल 74 है कुल, और ये 74 जो है कितना परसेंट होता है जरा उसको जान लीजिए। ये 13.63 यानी 14% से भी कम होता है। जहां हम औरत को पूछते हैं, जहां हम उसके लिए मंगलसूत्र की इतनी चिंता करते हैं, उनके भैंस की इतनी चिंता करते हैं, उनकी हालत यह है कि हम 14% भी उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। पिछले महीने भारत में चुनाव संपन्न हुआ और इस महीने इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मॉडल हमारे यहाँ है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आज हम तुलना करेंगे कि जो पैटर्न में, कि जिस तरीके से इंग्लैंड में चुनाव हुआ और भारत में चुनाव हुआ, क्या उस संसदीय मर्यादा का पालन भारत में हुआ। चुनाव के दरमियान यहाँ मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा, तमाम कार्ड खेले थे। हिंदुत्व का, हिंदू मुसलमान मेन रहा इशू। लेकिन जब वहां पे 14 साल बाद लेबर पार्टी की वापसी हुई है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या न दिया हो, हम सबके लिए काम करेंगे। यहाँ एक सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा कि मुसलमान और यादव हमारे यहाँ आए चाहे पिए, लेकिन हम उनका काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ऋषि सुनक, जो कि गुलाम मुल्क के नागरिक हैं, उनके पूर्वज नागरिक रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बने। ये भी जो है ब्रिटेन के लिए बड़ी उपलब्धि। चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर दोनों देश में जिस तरह का हुआ, यहाँ तो वहां तो हेल्थ पे और रोजगार पे, महंगाई पे, अफोर्डेबल हाउस पे ये चुनावी मुद्दे रहे। और दिलचस्प बात है कि 80 से ज्यादा 87 लोग एशियाई मूल के चुने गए, जिसमें पाकिस्तानी भी है, भारतीय। यहाँ इंडिया पाकिस्तान होता है और वहां एक ही संसद में दोनों होंगे। तो दिलचस्प होगा। तो ये देखना है कि आगे 5 साल भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे ब्रिटेन के, और ब्रिटेन में और भारत के पूरे चुनाव प्रक्रिया में। वहां एक ही दिन में रिजल्ट आ गया, यहाँ 1.5 महीने चुनाव चला। तमाम मसले इस पे चर्चा करो। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर का नाम। शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुनते हैं। चलते हैं उन्हीं के पास सीधे, और मंच उन्हीं के पास, और सुनते हैं कि क्या देख रहे हैं। जी स्वागत है सर। जय भीम। बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। वाकई में हम इंग्लैंड की कॉलोनी रहे, उपनिवेश रहे हैं। हमने वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो ली है। और चुनाव हमारे यहाँ हुए अभी थोड़े दिन पहले, और कल चुनाव के नतीजे इंग्लैंड में आए हैं, ब्रिटेन में आए हैं। और कुछ चीजें जो सिमिलर है जरा सा उसको पहले हम देखते हैं। सिमिलर तो यह है कि मोदी जी ने भी हिंदू 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 करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उन्होंने जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है उसको पूरा एक मुजरिम ठहराया। और
ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री भी चुनाव हारे हैं, वो भी चुनाव से 1 महीना पहले सिर्फ हिंदू हो गए थे। वो फुल हिंदू हो गए थे, मंदिरों में जा रहे थे, उनको हिंदू होने पर गर्व था उनको। और वो भारत के मंदिरों में भी उन्होंने पूजा करवानी शुरू कर दी थी। खैर उनके सास ससुर जो हैं वो भी कहाँ पूजा करवा रहे होंगे, क्योंकि वो भी बड़ी हस्ती हैं हमारे देश की। तो हमारे यहाँ जो हो रहा था वो ही कर रहे थे। लेकिन एक जो सिमिलर चीज हुई है कि मोदी जी का यहाँ हिंदू जो है वो नहीं चल पाया, और वहां पर भी वो नहीं चल पाया, और कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें इतिहास में बहुत कम उस तरह के मिसालें हैं, उस तरह के उदाहरण। ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद अब ये सवाल उठता है कि लेकिन मोदी जी तो चुनाव जीते हैं। मोदी जी उस सब के बावजूद लोगों ने, इस देश के हिंदुओं ने मोदी का जो जहर फैलाने का जो तमाम अंदाज था और जिस तरह से मुसलमानों को दुश्मन घोषित करना था, उसको नहीं, उस पॉलिटिक्स के साथ वो नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद जीते हैं। यहीं पर ईवीएम की बात को समझना जरूरी है। हम लोग जो है ये बात, ये कहा जाता है कि इतना बड़ा देश है, ईवीएम के बिना कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट भी बदकिस्मती से क्या क्या कहने लगती है कि वो कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे हम स्लिप के साथ। पर इंग्लैंड में स्लिप के साथ ही मैनेज होता है, और 18 घंटे से अंडर में रिजल्ट आ गया। ये सवाल एक पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर के तो भाई सवाल उठ सकता है कि इंग्लैंड जो है एक बहुत छोटा देश है, उसमें जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो पर किलोमीटर है वो काफी कम है। पर सवाल ये है कि हम तो सारी दुनिया के विश्व गुरु हैं, है या नहीं? हम विश्व गुरु, अगर विश्व गुरु हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते हैं? जो छोटा सा देश, जो हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो डीकोलोनाइजेशन वही है कि हमने यूरोप का जो अच्छी चीजें हैं वो हमने यूरोप की डीकोलोनाइजेशन, ऐसा लग रहा है कि जो अच्छी चीजें वो नहीं लेनी है, बुरी चीजें सारी हमने लेनी है। उनके साथ उनके हथियारों का जो धंधा है, उनके साथ जो बैंकों का पैसा लूटने का जो धंधा है, उस वहां पर हमारे अपने आदमी चले जाएंगे, वहां रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वहां की अच्छी चीज हमने नहीं लेनी है। तो ये ईवीएम जो है, मोदी जी बिल्कुल सत्ता में नहीं आते अगर ईवीएम का खेल नहीं हो रहा होता। तो ये उसकी जो लॉजिस्टिक्स है कि कैसे किया जाएगा, मुझे लग रहा है कि भारत जैसे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, उसमें ये सवाल को उठाना कि हम प्रजातंत्र को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग ये कहते हैं उनको फिर प्रजातंत्र में हिस्सेदारी करने का उनको कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो बहुत भिन्न है, और वो हम कहते हैं कि सारी दुनिया का जो केंद्र है वो सांस्कृतिक उत्थान का, राजनीतिक उत्थान का, सामाजिक उत्थान का, मोरालिटी के उत्थान का वो भारत बनेगा। वो उसकी कुछ चीजें हम समझते हैं। हमारे देश में हम औरतों की पूजा करते हैं, हमारे जितने भगवान मर्द हैं उतनी ही हमारी देवियां भी हैं जिनको हम पूजते हैं। पर कभी मोदी जी और उनके चाहने वालों ने और उनके जो भक्त हैं, ये उनके पास कोई जवाब है कि 650 वहां की हाउस ऑफ कॉमन जो लोकसभा है उसकी सीट्स हैं, उसमें क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 264 औरतें चुनकर आई हैं? कितनी? 264, 264, और ये लगभग 34% है। हम अफ्रीका के देशों को बहुत बैकवर्ड कहते हैं कि अफ्रीका के देश जो बहुत बैकवर्ड होते हैं। मैं साउथ अफ्रीका में भी चुनाव हुआ, 35% औरतें चुनकर आई। और हमारी क्या स्थिति है? हमारी यहाँ जो है अभी फिलहाल 74 है कुल, और ये 74 जो है कितना परसेंट होता है, जरा उसको जान लीजिए। ये 13.63, यानी 14% से भी कम होता है। जहां हम औरत को पूछते हैं, जहां हम उसके लिए मंगलसूत्र की इतनी चिंता करते हैं, उनके भैंस की इतनी चिंता करते हैं, उनकी हालत यह है कि हम
14% भी उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। और चलिए कम से कम आरएसएस और भाजपा जो है वो तो कम से कम इसको 33% कर लेती अपनी यहाँ कैंडिडेट, और वो देकर उन्होंने 25% से कम लोगों को वोट दिया है। और अगली बात यह है कि हमारे यहाँ एक आरएसएस और बीजेपी ने और खासतौर पे मोदी ने कि हिंदू होने का मतलब है राष्ट्रवादी और नहीं तो वो राष्ट्र विरोधी है। ये इसको आप जान लीजिए कि वहां पर कितने जिन सिखों को आप ये कहते हैं कि वो खालिस्तानी है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो ब्रिटेन के अंदर 12 चुनकर आए हैं, कनाडा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 18 हैं, और भारत के अंदर जो नंबर 2 की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें सिर्फ 11 लोग चुनकर आए हुए हैं। तो ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। और एक और चीज जिसको अच्छे तरीके से समझने का है कि जो हम इंग्लैंड के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स चुनकर आया है वो उसमें 13%, 100 में से 13 वो लोग हैं जिनको आप ये कहते हैं कि जिनको आप बिछड़ा हुआ, जिनको आप गरीब, जिनको आप बैकवर्ड, जिनको आप गोरा, जो गोरे नहीं है, जो यूरोपियन नहीं है, जो जिनकी रगों में गोरों का खून नहीं दौड़ रहा है, वो लोग चुनकर आए हैं। और फिलिस्तीन जिनकी बात करना, जिनके साथ हमदर्दी करना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सवाल है, वहां पर 18 लोग चुनकर आए हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि हमको आप इसलिए चुनिए क्योंकि हम जेनोसाइड को खत्म कराना चाहते हैं, वो चुनकर आए हैं। और ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जो लेबर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और वो जर्मी कॉर्बन, उनको निकाल दिया गया था, वो इंडिपेंडेंट चुनकर आए हैं। और इजराइल को सेंसर करना है, इजराइल के खिलाफ मुकदमा चलाना है, वो उसी को जीत कर आए हैं। उन्होंने एक इजराइल परस्त लेबर पार्टी का कैंडिडेट था, उसको हराया है। तो ये चीजें हमने याद रखने की हैं। और इंग्लैंड का चुनाव हमें ये बता रहा है कि यूरोप में सब कुछ बुरा नहीं है। और जब हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो सच्ची बात यह है कि यूरोप की अच्छी चीजों को हम रद्द कर देते हैं, और यूरोप के जो तमाम क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो लूट पर, शोषण पर आधारित कैपिटलिज्म है, उनकी कंपनियों से हम धंधा करते हैं, जैसे हथियारों का धंधा करते हैं, उनसे सामान का धंधा करते हैं, उनसे पैसा उधार लेते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं। और आगे चलकर पता लगेगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है केर रोडनी स्टार्मर, ये आगे चलकर क्या करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने सबसे पहला जो फैसला किया बहुत क्रांतिकारी है कि जो एक भारतीय बंदा जो प्राइम मिनिस्टर था, जो खुद इमिग्रेंट था, आप जरा देखिए, ये ऊंची जाति के हिंदू जब बाहर जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई अफसर बनते हैं तो उनको सबसे ज्यादा नफरत जो होता है अपनी तरह के लोगों से हो जाती है। इसने क्या तय किया था कि अगर कोई भी पनाह लेने आएगा, कोई भी अगर रेफ्यूजी आएगा तो उसको वो कहां भेजेगा, अफ्रीका के देश रवांडा भेजेगा। और उसके लिए जहाज तैयार करके खड़े हुए थे, जहाज। और रवांडा की वहां की सरकार को पता नहीं क्या किस तरह से कुछ चंदा देने का कहा गया, क्या गया, उनको तैयार कर दिया था। सबसे पहला ये रोडनी ने, ये प्राइम मिनिस्टर है अभी के, केर रोडनी ने ये तय किया है कि वो एक मखौल था, वो एक धोखा था, हम इसको रद्द करते हैं। वो जहाज जो खड़े हैं उनसे कहा जा रहा है, उनसे कहा गया कि आप जाइए, आपको जहां जाना है वहां चले जाइए। और ये भारत की जो अभी मंत्रिमंडल है उसमें कोई मुसलमान नहीं है। ये एक रिवायत होती जा रही है कि देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है उसका कोई मेंबर नहीं होगा। लेकिन वहां पर जो कल ही अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस है
वो एक महिला मुसलमान को बनाया गया है। ये इससे हमको सीखना चाहिए हमारे देश के शासकों ने। और अगली बात यह है कि मोदी, ये सुनाक साहब ने पूरा, क्योंकि वहां पर जो हिंदू हैं, खासतौर पे गुजराती हैं, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी हैसियत है। उसने इस चुनाव को ये किया कि सुनक ने, और आरएसएस जो है वहां हिंदू सेवा संघ जो है, उसने भी ये पूरी कोशिश की कि जो हमारा डायस्पोरा है, जो हिंदुस्तानी जिनको बोलते हैं, वो हिंदुस्तानी आपस में हिंदू मुसलमान और सिख में बढ़ जाए, हिंदू जो है वो सारे सुनक के साथ आ जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। प्रवासियों ने उन लोगों को जितवाया जो इजराइल के खिलाफ थे। प्रवासियों ने उन लोगों को जितवाया जो रेसिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए बात कर रहे थे, जो रवांडा नहीं भेजने के खिलाफ थे। और बहुत सारी औरतें चुनकर आई हैं, सिख औरतें चुनकर आई हैं, मुसलमान औरतें चुनकर आई हैं। ये भारत का प्रजातंत्र, जिसको मोदी जी कहते हैं कि ये माँ है प्रजातंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो, जिनको हम पूछते हैं औरतों को, उनको 14% भी हम संसद के अंदर जगह नहीं दे पाए। और हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि जो सत्संग हो रहा था हाथरस में सत्संग में 90% औरतें क्यों मरी हैं। हम औरतों का कितना ध्यान करते हैं, उनकी कितनी चिंता करते हैं, और उन औरतों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं था, डॉक्टर क्यों नहीं थे, सड़क खुली क्यों नहीं थी, उसको कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी हादसा होता है, सबसे ज्यादा औरत मरती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उनको दब्बू बनाकर रखा गया है। उनको सबसे ज्यादा उनकी हालत की गई है कि वो अपना फैसला वो खुद नहीं ले सकती हैं। लेकिन आप इंग्लैंड को देखेंगे, आप इंग्लैंड में भी एक बहुत कर्मठ और बहुत एक्टिव ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर हुई है। वो फाइनेंस मिनिस्टर, हालांकि ये पक्की बात है कि वो भी आईएमएफ वाली पॉलिसी को ही अपनाएंगी, लेकिन बात यह है कि वो बहुत पढ़ी लिखी, हमारी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी फाइनेंस मिनिस्टर मानी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वहां हिंदुत्व कार्ड खेला गया, नाकाम हो गया। यहाँ हिंदुत्व कार्ड खेला गया, नाकाम हो गया। लेकिन यहाँ पर सरकार बन गई उनकी, और सरकार इसलिए बन गई क्योंकि ईवीएम का खेल हुआ। वहां पर भी सरकार बन जाती अगर ईवीएम का खेल होता। लेकिन ये सच है कि बैलेट पेपर ने वहां के प्रजातंत्र को बचवा दिया। यहाँ भी बैलेट पेपर होगा तो हमारा प्रजातंत्र बच जाएगा। और दूसरी बात ये आपने बताया, वहां एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, 2 हैं जिन्होंने कहा है कि मैं मुसलमानों को और फलाफलों को के लिए काम नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के अंदर अगर ऐसा कोई कह देगा, इंग्लैंड के अंदर ऐसा कोई कह देगा तो उसकी नागरिकता भी खत्म हो सकती है सर। बहुत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा एक जमाने में काफी तुल पकड़ा था। जी। और देखिए वो डेमोक्रेसी की खूबसूरती कि वहां पर 87 लोग एशियन ओरिजिन के हैं, उसमें सरदार हैं, हिंदू हैं, पाकिस्तानी हैं, और हिंदू मुसलमान कार्ड भले ही सुनो खेला गया, लेकिन चुनाव लड़ा गया था वहां पे हेल्थ, एजुकेशन, हाउस, बेरोजगारी के आधार पर, रोजगार पर। जी, तो नेता यहाँ भारत में तो एक टिकट देने में, एक मुसलमान को भी टिकट देने में 4 बार लोग सोचता है कि दे कि नहीं दे टिकट। तो ये खाली नेताओं को नहीं, समाज को भी उसको भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो नहीं, असल में देखिए, मुसलमानों के साथ हमारे यहाँ क्यों हो रहा है, उसको मैं कब से कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों को और साथियों को बता पाऊं। मुसलमानों के लिए इसलिए अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो आमतौर पर बहुमत बैकग्राउंड से आते हैं। वो खानदान दर खानदान जो हैं वो दलित कैटेगरी से आते हैं, और उनके 90%, मैं कह रहा हूं 90% नहीं, 95%, बल्कि 99%, 1-8% जो पठानों के साथ या अरबों के साथ आए, उनसे ज्यादा नहीं है। और इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट
काम किया है कि भारत के अंदर वो उन इलाकों में जहां पर बौद्धिज्म था, जहां पर जनता बौद्ध थी, वहीं पर इस्लाम आया, क्योंकि वो बौद्ध जो थे ब्राह्मणवाद से परेशान होकर जब मुसलमान नाम के राजा आए और उनको लगा इस्लाम जो है बराबरी की बात करता है, तो मुसलमान हो गए। हालांकि मुसलमान राजाओं ने उनको डिच किया, उनके साथ धोखा किया और वो हिंदू धर्म की ऊंची जातियों के साथ यहाँ पर मिल गए। इसीलिए आप देखेंगे कि 1000 साल के इस्लामी राज के बाद भी वो बौद्ध मत से जो मुसलमान बने थे वो कमेरे ही रहे, वो मजदूर ही रहे, वो भूमिहीन किसान ही रहे, वो सर्फ्स ही रहे, वो बेगार करने वाले ही रहे। तो ये मुसलमानों के साथ जो यहाँ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको आप मलेच्छ मांगते हैं, उनको आप प्योर नहीं मानते हैं, उनको आप ये मानते हैं कि उनके साथ बैठकर खाना, उनके साथ रिश्ता, उनके साथ बातचीत करना अपनी जाति को बिगाड़ना है, अपनी जाति को खत्म करना है। तो अगर आप जातिवाद से नहीं लड़ेंगे, अगर आप जातिवाद से नहीं लड़ेंगे तो यहाँ मुसलमानों को भी अधिकार नहीं दिला सकते, औरतों को अधिकार नहीं दिला सकते। भारत की समस्या यह है डॉक्टर रतनलाल कि जिसको अब पुनर्जागरण कहते हैं या नव जागरण कहते हैं वो हमारे मुल्क में हुआ नहीं। हमारे मुल्क में नव जागरण के नाम पर यह हुआ कि 5000 साल पहले हमने जाना है, 5000 साल पहले जाना है। हमने अगर हम नव जागरण कर लिया होता तो औरत की जो स्थिति है और यहां जो अनटचेबिलिटी है और जातिवाद है वो कब का खत्म हो गया होता। अगर आप नव जागरण नहीं करेंगे, ब्राह्मणवाद से जब तक नहीं लड़ेंगे और उसको खत्म नहीं करेंगे, तो आप सोचते हैं कि इस ढांचे के रहते हुए आप मुसलमान जो 99% मैं कह रहा हूं कि वो दलित उनसे जिसको आप एंसेस्ट्री कहेंगे उससे आते हैं, आप उनकी हालत को नहीं सुधार सकते, औरतों की हालत को नहीं सुधार सकते, उनको बराबरी नहीं दिला सकते। चलिए शुक्रिया सर। और चलते चलते भारत के राजनेता और समाज के ब्रिटेन के इस चुनाव से और जिस तरीके से डाइवर्सिटी दिख रहा है वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में, उससे कुछ सीख सकता है? नहीं सीखेंगे। ये इनको सारी दुनिया का गंध लेना है, सारी दुनिया का गंध लेना है भारत के शासकों को। यहाँ कम है क्या? यहाँ भी नहीं, वो संतुष्ट नहीं है कि अभी और हमने ये जेनोसाइड जो है, ये कत्लेआम जो है, ये सारे यूरोप में हुआ, सब जगह हुआ और ब्राह्मणवाद की ये विशेषता है। और ये मैं बताना चाहता हूँ ब्राह्मणवाद का किसी आम ब्राह्मण से संबंध नहीं है। मैं ये मानता हूं कि औरंगजेब से बड़ा ब्राह्मणवादी कोई नहीं था। बाबा साहब ने क्या कहा ब्राह्मणवाद क्या है? जो लोगों को लड़वाता है, लोगों को बांटता है, डिवाइड के अंदर डिवीजन कराता है। तो ब्राह्मणवाद एक लोगों को, जब आप लोगों का सामना नहीं कर सकते, लोग हिम्मत वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं, आप बहुत बहुत कम संख्या में होते हैं, आप आटे में नमक के बराबर होते हैं, तो आप ये ब्राह्मणवाद का सहारा लेते हैं। ये मुसलमान शासकों ने लिया और अगर आप आरएसएस से आते हैं तो आप इसके एक्सपर्ट ही होते हैं। शुक्रिया सर शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब बहुत स्पष्ट बोलते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके भाई जी।